हमारा सेकेंडरी पार्ट शुरू होता है कि कैसे आप इस बिजनेस को एग्जीक्यूट करेंगे। सारा काम हो गया, आपने लिस्ट बना ली, आपने इनविटेशन भी कर दिया, आप SW5 रूल को भी समझ चुके हैं, अनुपात का नियम आपको समझ में आ चुका है। अब बारी है दोस्तों, जिस प्रोस्पेक्ट को आपने इनवाइट किया है उस प्रोस्पेक्ट को प्लान प्रेजेंटेशन देने की। दोस्तों प्लान प्रेजेंटेशन की अगर बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बात शार्क टैंक इंडिया के बारे में, राइट। शार्क टैंक बिजनेस, उस जो रियलिटी जो आपका बिजनेस शो है, उस बिजनेस शो में एक अनजान व्यक्ति आता है और वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करा लेने में कामयाब हो पाता है, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से वो अपने आइडिया को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता है। आइडिया को रिप्रेजेंट करते वक्त यानी कि प्लान समझाते वक्त आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं दोस्तों। पहली चीज है ड्रेस कोड। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है पार्ट इसमें वो है ड्रेस कोड, क्योंकि यहां पर इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति आता है वो नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से आता है या नॉन सेल्स मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता है, जबकि सेल्स यानी कि व्यापार, सेल्स मतलब बेचना, बेचना मतलब व्यापार। कोई भी व्यापार है, उस व्यापार में जो भी व्यक्ति सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वह व्यक्ति हमेशा एक फॉर्मल ड्रेस कोड में रहता है, कोट पैंट टाई के साथ रहता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर का हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो, और या फिर चाहे जितने भी लग्जरी ब्रांड के शोरूम है, चाहे वो घड़ियों के शोरूम हो, चाहे वो कपड़ों के शोरूम हो, सभी शोरूमों के अंदर दोस्तों हमेशा आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ड्रेस कोड में मिलेगा। दोस्तों आपने MR को देखा होगा अपने शहरों के अंदर, किसी डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में अपने प्रोडक्ट यानी कि अपनी मेडिसिन को का डेमो देने के लिए जाते हुए, प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हुए, वो MR जो डॉक्टर नहीं है, वो MR शायद उसने भी फार्मा भी नहीं किया है, वो MR शायद 12वीं पास है या फिर शायद ग्रेजुएट है, बावजूद उसके वो एक फॉर्मल ड्रेस में होता है। उसकी पर्सनैलिटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, उसके चेहरे पर हमेशा कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा वेल ड्रेस्ड होता है, वेल ग्रूम्ड होता है, वो दाढ़ी नहीं रखता है, या तो क्लीन सीव होगा, और अगर मूछें भी होंगी तो दोस्तों वो भी बिल्कुल सही तरीके से वेल ग्रूम्ड होंगी। सब चीज उसका ड्रेसिंग सेंस ऊपर से लेकर के, जूते से लेकर के बालों तक, वो हीरो नहीं होगा, उसके बाल बिखरे हुए नहीं होंगे, लंबे नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो यहां पर जितने भी लोग इस बिजनेस में आते हैं वो सब लोग नॉन सेल्स मार्केटिंग बैकग्राउंड से आते हैं, नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज आप लोगों का पहला दिन है इस ट्रेनिंग के अंदर, आज के बाद में अगर आपको इस बिजनेस को करियर बनाना है, इस बिजनेस में अगर सफलता प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले आप लोगों को अपना ड्रेस कोड चेंज करना है। आज से पहले आप क्या करते थे इससे मैटर नहीं करता, लेकिन आज के बाद में आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिन लोगों के साथ में आपको बिजनेस करना है, जिन लोगों को आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, इन लोगों को आप पहले से जानते हो और ये लोग भी आपको अच्छे से जानते हैं। अगर आपके अंदर इनको कोई बदलाव नहीं दिखा तो दोस्तों ये आपकी बात सुनने को ही राजी नहीं होंगे, आपके साथ काम करना तो बात बहुत दूर की है। तो सबसे पहला बदलाव है आपका ड्रेस कोड। आपकी ड्रेस कोड ही आपकी सेल्स मार्केटिंग की बिजनेस की पहचान है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर के लिए उसकी पहचान है उसका स्टेथोस्कोप और सफेद कोट, जिस प्रकार से एक वकील के लिए उसकी पहचान है काला चोगा और हाथ में कानून की किताब, इसी प्रकार से सेल्स वाले व्यक्ति के लिए उसकी पहचान है उसका ड्रेस कोड। अगर आप ड्रेस कोड पहनेंगे और अगर आप गर्व से कहेंगे कि मैं SLAPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्ट सेलर हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं, सामने वाला व्यक्ति कभी आपको ये नहीं कहेगा कि ये कौन सा काम करता है। आप उसे समझाओ ये भी कोई काम हुआ, कभी नहीं कहेगा। डायरेक्ट सेलर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ह्यूमिलेट होता है, बहुत बार मैंने महसूस किया है, क्योंकि उसकी बातें और उसकी पर्सनैलिटी दोनों मैच नहीं कर रही होती हैं। अगर आपकी बातें और अगर आपकी पर्सनैलिटी मैच करने लग जाएं तो फिर आपके साथ क्या होगा मैं समझाऊंगा। दोस्तों BMW के शोरूम में
BMW बेचने वाले के पास में BMW नहीं होती है, मर्सिडीज के शोरूम में मर्सिडीज बेचने वाले के पास में मर्सिडीज नहीं होती है, ऑडी के शोरूम में, जगवार के शोरूम में ये गाड़ियां बेच रहे, करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी बेचने वालों के जो सेल्समैन होते हैं उनके पास में, खुद के पास में इतनी बड़ी गाड़ी नहीं होती है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की, जो लोग आपको करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस प्लान बेचते हैं, जो सेल्स एजेंट, जो एडवाइजर आपको लाखों रुपए की फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, आपने कभी हिम्मत की क्या आपकी इतनी एफडी है? क्या आपने कभी उनसे पूछा क्या आपने इतने का इंश्योरेंस करा रखा है? क्या आपको कभी ये जानने की या पूछने की जरूरत पड़ी कि आपके पास में कौन सी गाड़ी? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, उनका नॉलेज, उनका ड्रेस कोड आप उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी बातों को रिप्रेजेंट करता है, उस पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी ही आपके उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। आपको सबसे पहले अपने ड्रेस कोड पे ध्यान देना है, और इसका ड्रेस कोड है बिल्कुल आपके फॉर्मल शूज और आपके कोट पैंट टाई। और अगर आप कोट पैंट टाई में पहले दिन नहीं आ सकते हो, आपका बजट इश्यू है या आपको व्हाट्सएवर जो भी प्रॉब्लम है, तो आपको एटलीस्ट पैंट शर्ट और टाई तो जरूर आपको पहननी है। ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है इसके बारे में एक अलग से सब्जेक्ट है, उसके बारे में जरूर आपको आगे चल करके बताऊंगा। राइट माय डियर फ्रेंड। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, सेल्स में, बिजनेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है टाइम पंक्चुअलिटी। आप चाहे सेमिनार की बात हो या फिर किसी गेस्ट को आपको 1-to-1 प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना हो उसकी बात हो या ट्रेनिंग की बात हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है टाइम। जो टाइम आपने कस्टमर को दिया है, जो टाइम आपने अपनी टीम को दिया है, या जो जिस टाइम पर आपके सीनियर ने आपको, अपलाइन ने आपको बुलाया है, उस टाइम पर आपको 100% पहुंचना है। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन वो जो सुई का कांटा है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। सोचिए, एक बंदा शार्क टैंक इंडिया में जाता है, करोड़ों रुपए वो मिल सकते हैं उसके, लेकिन जो टाइम उसको दिया गया है उस टाइम पर अगर वो ना पहुंचे तो क्या उसको आइडिया रखने के लिए उसको मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर डायरेक्ट सेलरों से जो गलती होती है वो होती है टाइम पंक्चुअलिटी। वो जो एक भारतीय डीएनए में एक शामिल है कि 10 बजे का टाइम दिया है तो 11 बजे आप ट्रेनिंग शुरू होगी, चलो 11 बजे तक आ जाना। पहले ही हम लोगों को लेजी बना देते हैं और फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि सर मीटिंग टाइम से शुरू नहीं हुई। डिसिप्लिन की अगर बात करूं दोस्तों, तो डिसिप्लिन का एक बेस्ट एग्जांपल है और वो है दोस्तों आर्मी। हमारे देश से अब अगर वेपन वाइज बात करूं, अगर मैं इक्विपमेंट वाइज बात करूं, तो हमारे देश से कई कंट्रियों की आर्मी बहुत सारी मजबूत है। इजराइल, अमेरिका, चाइना, रशिया, बहुत बड़े बड़े इनके पास में वेपन्स हैं। लेकिन अगर बात करूं डिसिप्लिन की, तो हमारी इंडियन आर्मी के अंदर जितना डिसिप्लिन है उतना किसी भी आर्मी में नहीं है। यही वजह है दोस्तों कि हमारे देश की आर्मी में वो सारे वेपन, वो सारे इक्विपमेंट ना होने के बावजूद भी हमारी आर्मी से कोई पंगा लेना नहीं चाहता। समझ में आ गई बात? और ये सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से चलता है। तो आपका सेल्फ पर डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिसिप्लिन की अगर बात करें तो दोस्तों यहां पर बहुत लंबी एक लिस्ट है डिसिप्लिन की, क्या क्या होना चाहिए। आर्मी में डिसिप्लिन क्यों है? क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ यस सर होता है। क्या होता है? यस सर होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यहां पर कोई किसी का यस सर वाला ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, आपकी कोई मजबूरी नहीं है इस काम को करना, और मैं आपका बॉस नहीं हूं। तो यहां पर आपको सेल्फ को ही आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, सेल्फ से ही आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। सुबह वो आपको उठाने वाला कोई नहीं, आपको खुद उठना पड़ेगा, आपको ड्रेस खुद पहनना पड़ेगा। मैं सिर्फ बता सकता हूं, आपको प्लान खुद सीखना पड़ेगा। अगर आप फौज में होते तो आपको पनिशमेंट देकर के प्लान प्रेजेंटेशन देना सिखाया जा सकता है। नहीं सीखा तो पूरी रात पैर ऊपर करके और किताब नीचे रख करके याद करो। अगर आपको बोलना नहीं आता तो पूरी रात आपको पेड़ के ऊपर पेड़ के पास खड़ा कर दूंगा और बोलूंगा जब तक ये पेड़ आईडी नहीं देता तब तक हिलना नहीं है।
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको खुद को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। गुटखा खाते हैं, आप शराब पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप इस बिजनेस में आने से पहले तू तड़ाक की भाषा बोलते थे, गाली गलौज करते थे, आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, ये सब आपको छुपाने पड़ेंगे, दबाने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे। आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर आप एक पब्लिक फिगर बनने वाले हैं, तो आपकी सभी बैड हैबिट आपको या तो पूरी तरह से खत्म करनी पड़ेगी और या फिर आपको इनको धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद करें बात दोस्तों टेस्टिमनी की। जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन किसी को दिखाएंगे, चाहे वो 1-to-1 हो और चाहे सेमिनार हो, बिना प्रोडक्ट टेस्टिमनी के सेल क्लोज होने के चांस होते ही नहीं है। इसीलिए जिसको भी आप प्रोडक्ट देते हो उसका वीडियो जरूर बनाएं। सेमिनार करते हो तो लाइव टेस्टिमनी जरूर कराएं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके बाद में राउंड द टेबल की, जब भी सेमिनार होता है तो सेमिनार खत्म होने के बाद में सेल क्लोज अगर आपको करनी है या करवानी है तो आपको तुरंत अपनी टीम के साथ राउंड टेबल करना है। राउंड टेबल का बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होने के बावजूद, क्लोजिंग बहुत अच्छी होने के बावजूद, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करने के लिए डिसीजन लेने में संकोच करते हैं और उसके पीछे का कारण होता है उनके मन में कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है। वो 49-51% में 49 उनकी यस है और 51% उनकी नो है, मतलब केवल और केवल 2% का हेरफेर है। आप 49 को अगर 51 में कन्वर्ट कर गए तो दोस्तों सेल क्लोज हो जाएगी। और वो चाहिए उनको हिम्मत, वो चाहिए उनको हौसला। उनके मन में जो सवाल है वो डाउट क्लियर कर देंगे तो उनको हिम्मत मिल जाएगी, हौसला मिल जाएगा। उस लीडर के सेल क्लोज कभी नहीं होगी जो लीडर सेमिनार करने के बाद में अपने गेस्टों के साथ राउंड द टेबल नहीं करेगा। राउंड द टेबल का डेमो दोस्तों आपको कई बार ट्रेनिंग में दिखाया जा चुका है, बताया जा चुका है। अगर और जरूरत पड़ेगी तो मैं उसे भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं राउंड द टेबल के बाद में फॉलोअप की। दोस्तों इस दुनिया में सेल्स के प्रोफेशन के अंदर 80% सेल क्लोज होती हैं फॉलोअप से। जी हां, सेल्स जो होती है वो 80% सेल क्लोज होती हैं फॉलोअप से। यानी कि अगर आप 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो 100 में से पहली मीटिंग के अंदर केवल 20% सेल क्लोज होती हैं और 80% सेल जो होती है वो फॉलोअप के माध्यम से होती है। एक डायरेक्ट सेलर की सबसे बड़ी मिस्टेक, उसने 100 लोगों की लिस्ट बनाई और 100 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद में उसने 20 लोगों को ज्वाइन करा दिया, 80 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। और उस इंसान ने, उस लीडर ने, जिस लीडर ने 80 लोगों का फॉलोअप नहीं किया, वो फिर क्या करता है, फिर से नए 100 लोगों को पकड़ता है, फिर उनको प्लान देता है, फिर 20 लोग जोड़ता है, फिर 80 छोड़ देता है। फिर उसके बाद में लिस्ट खत्म हो गई, फिर नई लिस्ट बनाई टीम के माध्यम से, फिर से 100 लोगों को प्लान किया, फिर से 20 को ज्वाइन कराया, 80 को छोड़ दिया। 300 नए लोगों को प्लान दिखाने के बाद लोग कितने जुड़े? 60। बैलेंस कितने रह गए? 240। बिजनेस कहां से ज्यादा निकल सकता है? कहां से? 240 से, छोड़े हुए लोगों से। अगर आप लोग ये करना शुरू कर देंगे, छोड़े हुए लोगों का फॉलोअप करना शुरू कर देंगे, तो आपकी सेल कितना? 4 गुना बढ़ जाएगी। कितना गुना? 4 गुना बढ़ जाएगी। जो 300 लोगों का प्लान करने के बाद में आपकी 60 सेल क्लोज हुई है, वहीं पर 240 और लोग आपके जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप फॉलोअप करना शुरू कर दें तो। क्या आपके पास में क्रेडिट कार्ड वाले बार बार फोन नहीं करते कि सर लोन ले लो, लोन ले लो? आपको नहीं चाहिए होता, उसके बाद भी फोन करते नहीं करते? और जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्या उनको फोन नहीं करते कि क्रेडिट कार्ड ले लो? अरे हाँ ना। क्या आप गाली देते हो, नहीं देते हो उनको? क्या उसके बावजूद भी उन्होंने फोन करना बंद कर दिया? नहीं बंद करना दिया, क्योंकि दोस्तों उनको यह सिखाया जाता है कि तुम्हें गाली सुनने के भी पैसे मिलते हैं। समझ में आ गई बात? अब कैसे मिलते हैं गाली सुनने के पैसे?
क्योंकि जब तक गाली देने वाले लोग नहीं मिलेंगे उनको, तब तक उनको वो व्यक्ति कैसे मिलेगा जो हाँ कहेगा? यस और नो? काश ये पता हो कि कौन व्यक्ति मेरी पहली कॉल के अंदर क्रेडिट कार्ड ले लेगा, बनवा लेगा, या क्रेडिट कार्ड पर लोन ले लेगा, तो उसी को फोन किया जाए। यस और नो? हाँ या ना? लेकिन क्या किसी कस्टमर के माथे पर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए उसको बार बार फोन किया जाता है। आप पूछिए जो कॉल सेंटर्स पर काम करते हैं वो कितना परसेंट, अरे उनको क्या पूछिए कि आपने कस्टमर केयर वालों को, किसी भी कस्टमर केयर वालों को गाली दी है या नहीं दी अपने जीवन में? दी है या नहीं दी है? और वो कितने रुपए के लिए गाली खा रहे होंगे? 10, 12, 15, 20 हजार रुपए के लिए? हाँ या ना? यस और नो? क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई गाली देता है? क्या आपको आज तक किसी ने ये कहा कि तुम साले कुत्ते कमीने, आज के बाद में मेरे घर आए तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, आज के बाद में अगर तूने मेरे को फोन किया तो मैं तेरी एफआईआर करवा दूंगा, तुमने मेरे को फोन करने की हिम्मत की? क्या किसी ने आपको इस प्रकार से टॉर्चर किया? लेकिन आपने कितनी बार कॉल सेंटर वालों को किया होगा? हाँ कि ना? हाँ कि ना? लेकिन क्या उन्होंने आपको कॉल करना छोड़ा? क्यों नहीं छोड़ा? क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उनको पता है 80% सेल तो फॉलोअप में ही। समझ में आ गई बात? यस और नो? और फर्क सिर्फ इतना है कि उस काम को करना उनकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि उसके बदले उनको सैलरी मिलती है। अगर वो फॉलोअप नहीं करेंगे, अगर वो गालियां नहीं खाएंगे, तो दोस्तों उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर यहाँ पर किसी की नौकरी नहीं, किसी की मजबूरी नहीं है। तो क्या करते हैं लोग? सर मैं इस साले को कभी फोन नहीं करूंगा, इसने मेरे को ऐसा बोला। यस और नो? इसने मेरा मजाक उड़ाया, इसने मेरे को ताने मारे। मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं अपने एक निजी दोस्त का, अपने खास दोस्त का पिछले 6 साल से फॉलोअप ले रहा हूँ। वो मेरे को रोज गाली देता है और मैं रोज फॉलोअप करता हूँ। मैं उसको जब भी कॉल करता हूँ वो मेरे को तभी गाली देता है। मैं जब उसको मैसेज करता हूँ वो तभी मुझे गाली देता है, और मैं उसका लगातार क्या कर रहा हूँ? फॉलोअप कर रहा हूँ। सोचो आपकी नजर में एक बहुत बड़ा लीडर हूँ। यस और नो? अरे हाँ या ना? और कोई एक मेरा दोस्त है जो मुझे कुछ नहीं समझता, वो मेरे को आज भी वही पुराना बीएस भंडारी समझता है जो 6 साल पहले मैं पहले फौज में। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो ऐसा व्यक्ति अगर इस बिजनेस में आ जाएगा तो मेरे से अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा? जो व्यक्ति जिसे आप अपना आइडल समझ रहे हो, जिसे आप गुरु समझ रहे हो, उसे वो कुछ नहीं समझता, उसे नथिंग समझता है, तो सोचो वो कितना तेज आदमी होगा। आया ना? इसके लिए मैं उसकी गाली भी सुनता हूँ, इसीलिए मैं उसकी भी वाहियात बातें सुनता। कितना भी गुस्सा आ जाए मैं उस पर गुस्सा नहीं होता, कितनी भी वो गुस्सा दिलाने वाली बातें करे मैं गुस्सा नहीं करता। इसे कहते हैं फॉलोअप। और मैं आपको जिस दिन वो ज्वाइन होगा उस दिन मैं उसके बारे में बताऊंगा। कुछ लीडर्स को पता भी है उसके बारे में, जो खास खास है उनको वो जानते हैं कॉमनली। समझ में आ गई बात? यस और नो? ये ताकत है किसकी? किसकी? फॉलोअप की। किसकी ताकत है?